कमेंट्री ऑन द इंट्रोडक्शन। हेनरी डेविड थॉरो वाल्डेन कहते हैं कि यदि आपने हवा में महल बनाए हैं तो आपका काम व्यर्थ नहीं गया है, वे वही होने चाहिए। अब उनके नीचे नींव डालें। ध्यान दें कि ग्रैहम शुरू से ही घोषणा करते हैं कि यह पुस्तक आपको यह नहीं सिखाएगी कि बाजार को कैसे हराया जाए। कोई भी ईमानदार पुस्तक ऐसा दावा नहीं कर सकती। इसके बजाय यह पुस्तक आपको 3 शक्तिशाली पाठ सिखाएगी। आप अपरिवर्तनीय नुकसान की संभावना को कैसे कम कर सकते हैं, आप स्थायी लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप उस आत्मप्राज्यकारी व्यवहार को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं जो अधिकांश निवेशकों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। 1990 के दशक के अंत के उछाल वाले वर्षों में जब तकनीकी शेयरों का मूल्य हर दिन दोगुना होता प्रतीत हो रहा था, यह विचार कि आप लगभग सारा पैसा खो सकते हैं हास्यास्पद लगता था। लेकिन 2002 के अंत तक कई .com और टेलीकॉम शेयरों ने अपने मूल्य का 95% या उससे अधिक खो दिया था। यदि आप 95% पैसा खो देते हैं तो केवल अपनी शुरुआती स्थिति में लौटने के लिए आपको 1900% का लाभ अर्जित करना होगा। एक मूर्खतापूर्ण जोखिम आपको इतनी गहरी खाई में धकेल सकता है कि बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि ग्रैहम लगातार नुकसान से बचने के महत्व पर जोर देते हैं, न केवल अध्याय 6, 14 और 20 में, बल्कि अपने पूरे पाठ में चेतावनी के धागे की तरह इसे पिरोया है। लेकिन चाहे आप कितने भी सतर्क क्यों न हों, आपके निवेशों के दाम समय समय पर गिरेंगे। हालांकि कोई भी इस जोखिम को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। अब एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया जाए। ग्रैहम स्मार्ट या बुद्धिमान निवेशक से वास्तव में क्या मतलब रखते हैं? इस पुस्तक के पहले संस्करण में ग्रैहम ने इस शब्द को परिभाषित किया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की बुद्धिमत्ता का IQ या SAT स्कोर से कोई संबंध नहीं है। यह केवल धैर्यवान, अनुशासित और सीखने के प्रति उत्सुक होने का संकेत देता है। साथ ही आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम होना चाहिए। ग्रैहम समझाते हैं कि इस प्रकार की बुद्धिमत्ता मस्तिष्क से अधिक चरित्र का गुण है। यह प्रमाण है कि उच्च IQ और उच्च शिक्षा एक निवेशक को बुद्धिमान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। 1998 में लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट LTCM, जो गणितज्ञों, कंप्यूटर वैज्ञानिकों और 2 नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों द्वारा संचालित एक हेज फंड था, ने केवल कुछ हफ्तों में $2 बिलियन से अधिक का नुकसान कर दिया। यह नुकसान एक बड़े दाव के कारण हुआ था कि बॉन्ड बाजार सामान्य स्थिति में लौट आएगा, लेकिन बॉन्ड बाजार लगातार और भी असामान्य होता गया और LTCM ने इतनी अधिक राशि उधार ली थी कि उसका पतन वैश्विक वित्तीय प्रणाली को लगभग डूबो देता। 1720 के वसंत में महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के पास इंग्लैंड की सबसे लोकप्रिय कंपनी साउथ सी कंपनी के शेयर थे। न्यूटन ने महसूस किया कि बाजार नियंत्रण से बाहर हो रहा है और कहा, मैं आकाशीय पिंडों की गति की गणना कर सकता हूँ, लेकिन लोगों की मूर्खता की नहीं। न्यूटन ने अपने साउथ सी शेयर बेच दिए और 100% लाभ कमाते हुए 7,000 पाउंड की कमाई की। लेकिन कुछ महीनों बाद बाजार के अंधाधुंध उत्साह में बहकर उन्होंने उच्च कीमत पर फिर से शेयर खरीदे और 20,000 पाउंड आज के समय में $3 मिलियन से अधिक का नुकसान सहा। अपने शेष जीवन में उन्होंने किसी को भी उनके सामने साउथ सी शब्द बोलने की अनुमति नहीं दी। सर आइजैक न्यूटन इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे, जैसा कि हम में से अधिकांश बुद्धिमत्ता को परिभाषित करेंगे। लेकिन ग्रैहम की दृष्टि से न्यूटन एक बुद्धिमान निवेशक होने से काफी दूर थे। जब उन्होंने भीड़ के शोर को अपने निर्णय पर हावी होने दिया तो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक ने मूर्खता जैसा व्यवहार किया। संक्षेप में, यदि अब तक आप निवेश में असफल रहे हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि आप मूर्ख हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि सर आइजैक न्यूटन की तरह आपने वह भावनात्मक अनुशासन विकसित नहीं किया है जो सफल निवेश के लिए आवश्यक है। अध्याय 8 में ग्रैहम बताते हैं कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके और बाजार की अव्यवस्थितता के स्तर तक झुकने से इनकार करके आप अपनी बुद्धिमत्ता को कैसे बढ़ा सकते हैं।
वहां आप यह पाठ सीख सकते हैं कि बुद्धिमान निवेशक होना मस्तिष्क से अधिक चरित्र का विषय है। आपदाओं का एक इतिहास। अब आइए कुछ समय लेकर पिछले कुछ वर्षों में हुए प्रमुख वित्तीय घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं। एक ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे खराब बाजार गिरावट, जिसमें मार्च 2000 से अक्टूबर 2002 के बीच अमेरिकी शेयरों ने अपने मूल्य का 50.2% या $7.4 ट्रिलियन खो दिया। 1990 के दशक की सबसे लोकप्रिय कंपनियों जैसे एओएल, सिस्को, जेडीएस यूनिफेस, ल्यूसेंट और क्वालकॉम के शेयर की कीमतों में और भी गहरी गिरावट, साथ ही सैकड़ों इंटरनेट शेयरों का पूरी तरह से विनाश। 3. अमेरिका की कुछ सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों जैसे एनरॉन, टाइको और जेरोक्स पर बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप। 4. कॉन्सेको, ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्डकॉम जैसी कभी चमचमाती कंपनियों का दिवालियापन। 5. आरोप की अकाउंटिंग फर्मों ने अपने ग्राहकों को निवेशकों को गुमराह करने में मदद करने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी की और यहां तक कि उन्हें नष्ट कर दिया। 6. अग्रणी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों पर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर साइफन करने का आरोप। 7. यह प्रमाण कि वॉल स्ट्रीट के सिक्योरिटी विश्लेषकों ने सार्वजनिक रूप से शेयरों की प्रशंसा की, लेकिन निजी तौर पर उन्हें कचरा कहा। 8. एक स्टॉक मार्केट जो अपनी भयंकर गिरावट के बाद भी ऐतिहासिक मापदंडों से अधिक मूल्यवान लगता है, और कई विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसमें अभी और गिरावट आ सकती है। 9. ब्याज दरों में लगातार गिरावट, जिसने निवेशकों को स्टॉक्स के अलावा कोई आकर्षक विकल्प नहीं छोड़ा। 10. एक निवेश माहौल जो वैश्विक आतंकवाद और मध्य पूर्व में युद्ध की अप्रत्याशित खतरनाक स्थितियों से भरा हुआ है। इस नुकसान का बड़ा हिस्सा उन निवेशकों द्वारा टाला जा सकता था और टाला भी गया, जिन्होंने ग्रैहम के सिद्धांतों को सीखा और उनका पालन किया। जैसा कि ग्रैहम कहते हैं, जहां अन्य क्षेत्रों में महान उपलब्धियों के लिए उत्साह आवश्यक हो सकता है, वहीं वॉल स्ट्रीट पर यह लगभग हमेशा तबाही का कारण बनता है। इंटरनेट शेयरों, बड़े ग्रोथ शेयरों और पूरे स्टॉक बाजार के प्रति अत्युत्साही होकर कई लोगों ने सर आइजैक न्यूटन जैसी ही मूर्खतापूर्ण गलतियां की। उन्होंने अन्य निवेशकों के फैसलों को अपने फैसलों पर हावी होने दिया। उन्होंने ग्रैहम की इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया कि वास्तव में भयानक नुकसान तब होता है जब खरीदार यह पूछना भूल जाता है कितना। सबसे दुखद बात यह है कि जब उन्हें सबसे अधिक आत्मनियंत्रण की आवश्यकता थी, तब इसे खोकर इन लोगों ने ग्रैहम की इस बात को सही साबित कर दिया कि निवेशक की मुख्य समस्या और यहाँ तक कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन स्वयं वह है, सुनिश्चित लाभ, जो असल में नहीं था। कई लोग विशेष रूप से तकनीकी और इंटरनेट शेयरों के प्रति अति उत्साही हो गए, यह मानते हुए कि हाईटेक उद्योग के बारे में प्रचार सच था और यह क्षेत्र वर्षों तक, यदि हमेशा नहीं तो अन्य सभी क्षेत्रों से अधिक तेजी से बढ़ता रहेगा। 1999 के मध्य में जब मॉन्यूमेंट इंटरनेट फंड ने केवल वर्ष के पहले 5 महीनों में 117.3% का रिटर्न अर्जित किया था, तो इसके पोर्टफोलियो मैनेजर अलेक्जेंडर चियुंग ने भविष्यवाणी की कि उनका फंड अगले 3 से 5 वर्षों में प्रति वर्ष 50% और अगले 20 वर्षों में औसत वार्षिक 35% लाभ अर्जित करेगा। जब 1999 में अमेरिंडो टेक्नोलॉजी फंड ने अविश्वसनीय 248.9% की वृद्धि दर्ज की, तो इसके पोर्टफोलियो मैनेजर अल्बर्टो विलार ने उन सभी का मजाक उड़ाया जिन्होंने यह संदेह किया कि इंटरनेट एक स्थायी मुनाफा देने वाली मशीन है। उन्होंने कहा, अगर आप इस सेक्टर से बाहर हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। आप घोड़े और गाड़ी में हैं, और मैं पोर्श में आपको 10 गुना विकास के अवसर पसंद नहीं, तो किसी और के साथ जाएं। फरवरी 2000 में हेज फंड मैनेजर जेम्स जे क्रेमर ने घोषणा की कि इंटरनेट से जुड़ी कंपनियां फिलहाल केवल वही कंपनियां हैं जिनके शेयर खरीदने लायक हैं। इन कंपनियों को उन्होंने नए युग के विजेता और बताया कि यह अच्छे और बुरे दोनों दिनों में लगातार ऊपर जाती हैं। क्रेमर ने यहाँ तक कहा कि हमें वे सभी गणनाएं, सूत्र और पाठ्य पुस्तकें फेंक देनी चाहिए जो वेब से पहले के दौर के हैं। अगर हम ग्रैहम और डॉड की कोई भी बात मानते तो हमारे पास प्रबंधन के लिए एक पैसा भी नहीं होता।
इन तथाकथित विशेषज्ञों ने ग्रैहम की सतर्क चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। किसी व्यवसाय में भौतिक विकास की स्पष्ट संभावनाएं निवेशकों के लिए स्पष्ट लाभ में परिवर्तित नहीं होती। यह देखना भले ही आसान लगे कि कौन सा उद्योग सबसे तेजी से बढ़ेगा, लेकिन इस दूरदृष्टि का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है यदि अधिकांश अन्य निवेशक पहले से ही वही उम्मीद कर रहे हैं। जब हर कोई यह तय कर लेता है कि कोई विशेष उद्योग स्पष्ट रूप से निवेश करने के लिए सबसे अच्छा है, तो उस उद्योग के स्टॉक्स की कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि उनके भविष्य के रिटर्न के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, सिवाय नीचे जाने के। कम से कम अभी के लिए कोई यह दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा कि तकनीक अब भी दुनिया का सबसे बड़ा विकासशील उद्योग रहेगा। लेकिन यह बात याद रखें, जो लोग अब यह दावा कर रहे हैं कि अगला पक्का अवसर स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, रियल एस्टेट या सोना होगा, उनके सही साबित होने की संभावना अंततः उतनी ही कम है जितनी हाईटेक प्रचारकों की थी। चांदी की परत, द सिल्वर लाइनिंग। 1990 के दशक में जब स्टॉक्स के लिए कोई कीमत बहुत अधिक नहीं लगती थी, 2003 में हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां कोई भी कीमत इतनी कम नहीं लगती कि लोग निवेश करें। ग्रैहम को पता था कि यह पेंडुलम हमेशा ही ऐसे झूलता है, अतार्किक उत्साह इरैशनल एक्स्यूब्रेंस से लेकर अनुचित निराशावाद अनजस्टिफाइबल पेसिमिज्म तक। 2002 में निवेशकों ने स्टॉक म्यूचुअल फंड्स से $27 बिलियन निकाले और सिक्योरिटीज इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि हर 10 में से एक निवेशक ने अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को कम से कम 25% तक घटा दिया। वही लोग जो 1990 के दशक के अंत में स्टॉक्स खरीदने के लिए उत्सुक थे जब उनकी कीमतें बढ़ रही थी और वे महंगे हो रहे थे, उन्होंने स्टॉक्स को बेचा जब उनकी कीमतें गिर रही थी और वे स्वाभाविक रूप से सस्ते हो रहे थे। जैसा कि ग्रैहम अध्याय 8 में बखूबी दिखाते हैं, यह सोच पूरी तरह से उल्टी है। एक बुद्धिमान निवेशक यह समझता है कि स्टॉक्स अधिक जोखिम भरे रिस्कियर बनते हैं, कम नहीं, जब उनकी कीमतें बढ़ती हैं, और कम जोखिम भरे लेस रिस्की बनते हैं, अधिक नहीं, जब उनकी कीमतें गिरती हैं। बुद्धिमान निवेशक बुल मार्केट से डरता है क्योंकि यह स्टॉक्स को खरीदने के लिए महंगा बना देता है। इसके विपरीत, जब तक आपके पास अपने खर्च की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त नकदी हो, आपको बेयर मार्केट का स्वागत करना चाहिए क्योंकि यह स्टॉक्स को फिर से सेल पर ले आता है। तो हिम्मत रखें, बुल मार्केट का अंत वैसी बुरी खबर नहीं है जैसी ज्यादातर लोग मानते हैं। स्टॉक की कीमतों में गिरावट के कारण यह अब संपत्ति बनाने का एक काफी सुरक्षित और समझदारी भरा समय है। आगे पढ़े और ग्रैहम आपको यह सिखाने दे कि इसे कैसे किया जाए।